आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेनली टू रीजन से होती है। पहला, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में मोशन करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल, इट मीन्स ऑर्बिटल मोशन, एंड सेकेंड, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड देयर एक्सिस। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रीजन्स हो गए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हमने सॉलिड्स को 5 क्लास में डिवाइड किया है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ये 5 क्लासेस हमने बनाई है, जिनमें से 2 क्लासेस आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। बची भी 3 क्लासेज हम यहाँ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हमने सॉलिड्स को 5 क्लासेज में डिवाइड कर दिया है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मतलब क्या है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बनेगी। तो आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जब आप मैग्नेट का एक, ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और इधर एक मैग्नेट का साउथ पोल रख देते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रख दिया आपने, तो इनके बीच में जो एरिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऐसे चलना शुरू हो जाती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कब डेवलप होती है? जब आप एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल रख देते हो तो उनके बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और हमें क्या करना है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को रखना है, और सब्सटेंस को रखने के बाद हमें उसका नेचर ऑब्जर्व करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है। उसके बिहाफ पर हमने इसको 5 क्लासेज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होगा, देखिए, मान लीजिए कि आपने एक सब्सटेंस को आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद आपने नोटिस किया कि ये जो मैग्नेटिक वेव निकल रही थी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकल रही थी, ये ऐसे इस सब्सटेंस से क्या हो रही है, रिपल हो रही है। समझ में आ रही है कि बात? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी आपने, उसके बीच में आपने क्या रख दिया, सब्सटेंस रख दिया। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइनेज है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ये सब्सटेंस से क्या हो रही है, रिपल हो रही है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर रिपल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस शोन रिपल्सन, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस शोन रिपल्सन इन मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब तो समझ में आ गया ना कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनको जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, दूसरा जो अपने को ध्यान रखना है कि रिपल्सन शो करेंगे तो हमें समझ में आ गया, पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद रिपल्सन शो करे, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट कंडीशंस है? तो बिल्कुल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो खासियत है उनमें एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको 2 ही बातों को समझना है। पहला, कि जब भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो रिपल्सन शो करेगा, एंड सेकेंड, उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और not contain any unpaired electrons and shown repulsion in magnetic field known as diamagnetic। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें डायामैग्नेटिक में, तो आप एग्जांपल्स के तौर पे यूज कर सकते हो NaCl, जिसके पास कोई अनपेयर्ड नहीं है, कॉपर +1 कोई अनपेयर्ड नहीं है, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेट्रा। आप ये एग्जांपल्स मान के चलिए। ठीक है, तो पहली क्लास क्लियर होगी। अब आते हैं हम पैरामैग्नेटिक पे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या खासियत होती है कि ऐसे सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ऐसे, तो ये क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो डेवलप हुई थी, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, उनको अपनी ओर ऐसे
अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो कि बात को। तो ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो तो क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स लाइन को अपने से दूर भेज रहे थे, रिपल, और ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ अपन ये मान सकते हैं कि जैसे ही मैं किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं और वो रिपल्सन की बजाय अट्रैक्शन शो करता है, तो हम उसको क्या कह देंगे, पैरामैग्नेटिक। तो शोन अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं। दूसरी बात, इनमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हों और जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स की जहां तक बात है, कॉपर +2, वो +1 था, ये +2 है। ठीक है, कॉपर +2, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप जानते हो ना, आउटर मोस्ट में 3d10 4s1 होता है, 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो एक तो s से गया 4s से, और एक गया 3d से। 3d से जाने के बाद कितने बचे, 3d9। 3d9 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 9 में से 8 तो पेयर बना लेंगे। 9वां इलेक्ट्रॉन जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं बना पाया, वो कैसा रह गया, अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से ये कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो क्लियर हो रही बात कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं और इनके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं तो अपन Fe+2 लिख सकते हैं, TiO लिख सकते हैं, TiO। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेना, TiO2 नहीं, TiO की बात हो रही है। टाइटेनियम ऑक्साइड्स की 2 फॉर्म बताइए मैंने, TiO2, TiO। इनको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो कि सर ये डाया क्यों और ये पैरा क्यों, तो देखो टाइटेनियम जो है वो 22 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, आप सब जानते हो। टाइटेनियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 22। कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d2 4s2, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, टाइटेनियम का, एलिमेंट्री फॉर्म में। आर्गन तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 4s में s में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन आए 2, तो हुंस का लॉ लग गया, तो पहले अनपेयर्ड ही फिल होंगे ना, तो d के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब देखिए यहाँ जो टाइटेनियम ऑक्साइड है और यहाँ जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, उनमें देखो टाइटेनियम को ध्यान देना, टाइटेनियम यहाँ +4 स्टेट में है, तो यहाँ है Ti+4, और यहाँ टाइटेनियम +2 स्टेट में है, तो यहाँ है Ti+2। क्लियर होगी बात। तो टाइटेनियम के कंडीशंस आ गई, Ti+4, Ti+2, ये कौन किस में है, TiO2 में। TiO2 जो एग्जाम्पल लिखा उसमें टाइटेनियम कैसा है, +4 है, TiO में +2 है। अब +4 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने, 2 ये निकल गए, ये 2 निकल गए, पीछे का कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, ऑर्गन का। अभी आपने क्या कहा, ऑर्गन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होती है, तो नो अनपेयर्ड, और कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये कहाँ गया, डायामैग्नेटिक में। TiO2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, आर्गन 3d2, क्योंकि 4s के 2 निकल गए, 2 ही निकालने थे, आर्गन 3d2 बचे। अब 3d में 2 क्या है, दोनों अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेट कहाँ चली गई, पैरामैग्नेटिक में। तो क्लियर हो गया कि टाइटेनियम के दोनों एग्जाम्पल्स, एक डाया में क्यों और एक पैरा में क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्लास अपने समझ ली। बच्चे में 3 क्लास को ध्यान से समझना है। ये 3 क्लासेस अपन यूँ मान के चलें कि ये जो सॉलिड्स है वो मेटल्स की ही बात हो रही है, और मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एक नेचर होता है कि वो क्या करते हैं, बड़े ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो केटाइन भी बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एज ए एनाइन वो वहाँ रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, सॉलिड लैटिस से बाहर तो जाने नहीं गए। तो देखो मैं जो कह रहा हूँ कि मेटल की एक ग्रेट टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करता है तो वो केटाइनिक पार्ट, जिसको आप कर्नेल बोलते हो, वो भी बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स एज ए नेगेटिव पार्ट वहाँ रहते हैं। तो प्लस और माइनस ये मिलकर डाइपोल डेवलप कर लेते हैं, और ये जो प्लस माइनस मिलकर डाइपोल डेवलप करेंगे, ये जो डाइपोल है स्ट्रक्चर है, ये एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। समझ में आ रही मेरी बात,
कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करता है तो वो कर्नेल बनाता है ना, पॉजिटिव पार्ट, और जो उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट्स है वो मिलकर क्या करते हैं, एक डाइपोल डेवलप करते हैं। और डाइपोल एक्चुअल में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसको टर्मिनोलॉजी में हम डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डोमेन। ठीक है। और वो जो डोमेन है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना कि ये जो डोमेन बनेंगे, डोमेन क्या है एक्चुअल में? डोमेन को आप यूं समझ सकते हो कि ये जो सॉलिड्स होते हैं वो एक छोटे छोटे डाइपोल स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे डाइपोल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हमने डोमेन कहा। और ईच डोमेन बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। तो मैं मानूं कि जिन सब्सटेंसेज में डाइपोल जनरेट हो रहा है और वो डाइपोल स्ट्रक्चर एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उस डाइपोल स्ट्रक्चर यानी स्मॉल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? डोमेन। और ये डोमेन जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं रैंडम अरेंज्ड होते हैं। कब? जब कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई एक्सटर्नल पावर हमने अप्लाई नहीं किया। तो सब्सटेंस पे जब तक हमने कोई बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक उसमें डोमेन रैंडमली होते हैं, और रैंडमली होने की वजह से ये एक दूसरे के जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको कैंसल्ड कर देते हैं, और इस वजह से ये नॉन मैग्नेट होते हैं। कब? जब कोई एक्सटर्नल सोर्स उन पे अप्लाई नहीं होता। तो मैं जो कह रहा हूं समझ में आ गया कि सॉलिड्स में, बहुत सारे सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर है वो डोमेन टाइप्स होती है। डोमेन टाइप स्ट्रक्चर का मतलब उनमें छोटे छोटे डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो डाइपोल स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और उस स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले डाइपोल स्ट्रक्चर को हमने कहा डोमेन। और ये डोमेन जो है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, बट दे आर अरेंज्ड इन रैंडम फॉर्म, और रैंडम फॉर्म होने की वजह से वो एक दूसरे के जो मैग्नेटिक बिहेवियर उसको कैंसल्ड कर देते हैं, इसलिए वहां उस समय कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती। पर जैसे ही आप उस पर एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कोई बैटरी जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये जो डोमेन्स हैं, ये जो अभी आपने कहा डाइपोल्स है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। और अरेंजमेंट के बिहाफ पर हमने इनको 3 क्लास बनाया, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, देखिए फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डोमेन आप जो बता रहे हो, डोमेन किसको बता रहे हो आप? वो डाइपोल स्ट्रक्चर को, प्लस माइनस जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, ये यूनी डायरेक्शनल अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ऐसे यूनी डायरेक्शनल का मतलब समझते हो? इस एक डायरेक्शन में, प्लस की ओर, माइनस की ओर, एक डायरेक्शन में। देखो इसका प्लस ऊपर, इसका भी प्लस ऊपर, इसका भी प्लस ऊपर, इसका भी प्लस ऊपर, बाकी आगे भी यही कंडीशन चलने वाली। तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, जब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं और डोमेन जो है, जो डाइपोल स्ट्रक्चर जो उसमें सॉलिड में मौजूद है, वो अगर एक यूनी डायरेक्शन में आ जाती है तो क्या होगा? यूनी डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में, इसका भी डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, ऐसे इसका भी सेम डायरेक्शन में, और ये सारे डाइपोल मोमेंट ऐड होने लग जाएंगे। और सारे डाइपोल मोमेंट ऐड होगी तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी, म्यू की जो वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। और म्यू की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि छोटे छोटे मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स जो थी वो सारी आपस में ऐड हो गई। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें डोमेन्स जो होते हैं, जो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, वो एक यूनी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। और यूनी डायरेक्शन में अरेंज होने की वजह से इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लेंगे, एक बार आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे, तब भी ये जो डोमेन्स का अरेंजमेंट है ये ब्रेक नहीं होगा। ये एक बार ऐसे अरेंज हो गया तो ऐसे ही रहेगा, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव ही करते जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। तो मैं जो कह रहा हूं उसको फिर समझिए कि मैंने किसी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसमें मौजूद डाइपोल्स, उसमें मौजूद डोमेन्स यूनी डायरेक्शनल हो गए, एक ही डायरेक्शन में चले गए। सारी एक ही डायरेक्शन में जाने से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐड होती चली गई, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गए। और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गए कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे ऑल्सो शो पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अट्रैक्शन शो करते ही जाएंगे। कब तक? जब तक आप इन पे कोई चोट नहीं लगा देते। चोट लगाने से ये डोमेन फिर से रैंडम हो सकते हैं, बिखर सकते हैं ना। तो जब तक आप इनके साथ कोई
बाहर से कोई हरकत नहीं करेंगे तब तक इनमें ये डोमेन्स अरेंज रहेंगे यूनिडायरेक्शंस में और ये प्रॉपर्टी शो होती जाएगी। तो यहां हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां हो रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आपको कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो कर रहे हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, हैवी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो यहां भी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस केवल अट्रैक्शन शो करते हैं जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। और कितना स्ट्रॉन्ग वो मैं बताता हूं, दे शो वन पैरामैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लेंगे तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते जाएंगे, अट्रैक्शन शो करते जाएंगे। आपने देखा होगा कि ऑलपिन बॉक्स में जो मैग्नेट लगी होती है, आप सबने देखा ना, ऑलपिन बॉक्स ऑफिस वगैरह में रखे होते हैं, उनमें जो ऑलपिन्स होती है वो लंबे समय तक जब उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में रहती है और जब आप उस ऑलपिन को बाहर निकालते हो तो आप देखते हो कि उस ऑलपिन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो दूसरे ऑलपिन को अपने साथ चिपका के रखती है। ऐसा हम लोगों ने ऑफिस में देखा है। तो इसका मतलब जब वो ऑलपिन जब उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक रही तो उसमें किसकी प्रॉपर्टी डेवलप होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और कैसे, क्योंकि उनमें जो डोमेन्स था, ऑलपिन्स में जो डोमेन्स था वो सारे सेम डायरेक्शंस में अरेंज्ड हो गए और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करने लगे। और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कि बॉक्स से ऑलपिन को बाहर निकालने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक। आयरन एंड निकल इसके बड़े एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एंटी फेरो में क्या होता है वो भी समझिए कि एंटी फेरो में इसका ऑपोजिट इमेजिन करते हैं कि ये जो डोमेन्स हैं, ये जो डाइपोल हैं आपके प्लस माइनस, ये ऑपोजिट हो जाए बिल्कुल, माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर ये माइनस प्लस, ये समझ में आ रहा है क्या बात, कि ये जो डोमेन्स जो स्मॉल मैग्नेट्स थे ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज्ड हो जाए। ऐसा होने पर क्या होगा कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे चलेगा, इसका इस डायरेक्शन में तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट, फिर इसका इस डायरेक्शन में तो ये इसका ऑपोजिट। तो ये एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे और फाइनली इनका म्यू कितना हो जाएगा, नेट म्यू जीरो। डाइपोल मोमेंट नेट देखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट नेट जीरो होने की वजह से ये रिपल्सन शो करेंगे। ठीक है, रिपल्सन पर देखिए स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करेंगे। मैं क्लियर कर दूं तो ये रिपल्सन शो कर रहा है, ये भी रिपल्सन, पर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिपल्सन शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो कर रहा है। ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये भी अट्रैक्शन शो कर रहा है, पर ये पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन है, यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो ये क्लियर होगी बात कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डोमेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डाइपोल्स होते हैं, वो ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और इस वजह से वहां कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आने वाली और वो रिपल्सन शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करेंगे। पर तीसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि इनका अरेंजमेंट ना तो कंप्लीटली यूनिडायरेक्शन हो ना ही कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन हो, कुछ एक डायरेक्शन में हो, कुछ हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब ये है कि देखिए ऐसे हो जाए, सपोज कर लेते अपन कि ये वाली स्थिति देखने को मिले, अब इस स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला आपको कि प्लस माइनस, माइनस प्लस ऑपोजिट हो गया, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो, देखिए आप देख पा रहे हो कि इसका डायरेक्शन ये मान लीजिए, ये इसका ऑपोजिट, पर ये फिर ये, तो ये चार डोमेन मैंने दिखाया जिनमें से 3 यूनि डायरेक्शन है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन है ना यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि ये चार आप क्या कर रहे हो, 4 में से 3 यूनि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, एक उसके ऑपोजिट, तो ये एक और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी वो इन दो की वजह से होगी। इसका मतलब यहां म्यू जीरो तो नहीं है, ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता। जीरो तो कब होता जब सारा कैंसिल होता, तो यहां म्यू जीरो नहीं है, पर हां अट्रैक्शन होगा, यहां अट्रैक्शन होगा पर कम होगा, किसके कंपेरिजन, फेरोमैग्नेटिक के कंपेरिजन में। तो ये 3 क्लासेस आपको समझनी है। तो हमने क्या कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें डोमेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, इनमें डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। डाइपोल जो होते हैं वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और ये जो डाइपोल हैं, ये जो स्मॉल मैग्नेट्स हैं, ये एक्चुअल में डोमेन कहलाते हैं और ये डोमेन रैंडमली होते हैं जब तक आप कोई बाहर से फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको समझना ध्यान से कि
जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, इन डोमेन्स का अरेंजमेंट तय करेगा कि सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है या एंटी कंडीशन है। अगर ये डोमेन्स यूनि डायरेक्शन में जाते हैं तो सारे के सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी और फिर वो एक हैवी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। परमानेंट मैग्नेट बनाता है कौन? फेरोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म इसमें डेवलप हो जाता है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते जाएंगे, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, निकल, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो जैसे आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो डोमेन स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज हो जाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने की वजह से वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसल कर देते हैं। टोटल डायपोल मोमेंट नेट जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करेंगे। क्लियरिटी आ गई? ठीक है, यहां एग्जांपल्स की बात करें तो मैग्नीज के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेनली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। मैग्नीज के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेनली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। मैग्नीज Mn2O3, Mn3O4 जो भी हैं। फेरी मैग्नेटिक जो होते हैं वहां इन दोनों के बीच की सी बात होती है, यानी कि सारे डोमेन्स यूनि डायरेक्शनल नहीं है तो सारे उसके ऑपोजिट भी नहीं है। तो क्या होगा, कुछ यूनि डायरेक्शनल है, कुछ ऑपोजिट में है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे पर नेट वैल्यू 0 नहीं हो पा रही, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचेगा जिसकी वजह से यहां अट्रैक्शन तो होगा पर अट्रैक्शन इज लोअर एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। या यूं कह दूं मैं कि अट्रैक्शन फोर्सेज जो यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पैरामैग्नेटिज्म शो हो रहा है वो आपकी उम्मीद से थोड़ा कम हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम हो रहा है। तो क्लियर होगी बात? तो ये यहां आप आयरन Fe का एक एग्जाम्पल है वो आप चेक कर लेना, कोई बात नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं वो 5 क्लासेस समझ में आ गई आपको। तो 1 मिनट में मैं आपको इसको फटाफट बता देता हूं कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर रिपल्सन शो करता है, जिसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो डायामैग्नेटिक है। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अट्रैक्शन शो करता है, ओनली अट्रैक्शन शो करता है, और अट्रैक्शन भी ऐसा शो करता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप जैसे ही हटाएंगे वो अट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे शो पैरामैग्नेटिज्म, बट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर पैरामैग्नेटिज्म लॉस्ट। और इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो डोमेन टाइप होती है, डायपोल टाइप स्ट्रक्चर्स होती है। इनके अंदर डोमेन्स जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे ये जो रैंडमली अरेंज डोमेन्स थे वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका डायपोल मोमेंट ऐड होता है, छोटे छोटे मैग्नेट जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा हैवी मैग्नेट डेवलप हो जाएगा। इसलिए यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को एक बार अगर मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तब भी इनका पैरामैग्नेटिज्म लॉस्ट नहीं होता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आएंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये जो डोमेन्स थे ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट अरेंज्ड होंगे, जिसकी वजह से इनका पैरामैग्नेटिज्म कैंसल्ड हो जाता है और म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो करते हैं। फेरीमैग्नेटिक में कुछ डोमेन्स तो यूनि डायरेक्शनल होते हैं और कुछ उसके ऑपोजिट में होते हैं, पर पैरेलल और एंटी पैरेलल नंबर इक्वल नहीं होता, इसलिए यहां म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कैंसल नहीं हो सकती कंप्लीटली। तो यहां मैग्नेटिज्म तो होगा पर वो फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर होगी बात? थैंक यू। और इसी के साथ ये लेसन का एंड भी हो गया।